कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में जो भी फूड हम खाते हैं वह क्या होता है, लार्ज साइज के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल, नॉन डिफ्यूजिबल, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं। तो इस फॉर्म जो फूड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा या हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा लार्जर स्मॉलर में चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज होता है, इनसॉल्युबल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होता है, नॉन डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल फॉर्म में चेंज होता है और नॉन एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होता है। तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। दैट इज कन्वर्सन ऑफ या चेंजिंग ऑफ large complex insoluble not diffusible non-absorbable form of food into smaller simple soluble diffusible and absorbable form by the action of hydrolytic or digestive enzymes in alimentary canal is known as digestion. ठीक, our digestion is physiochemical process. डाइजेशन जो होता है ये क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक, जिसमें जो फूड लेते हैं वह फूड सबसे पहले इंसाइजर और केनाइन के द्वारा, इंसाइजर के द्वारा काटा जाता है, केनाइन के द्वारा टीयरिंग किया जाता है, फिर चेविंग करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ प्री मोलर और मोलर के द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है। और देखो बेटे, ये जो फूड है इसको इन तमाम टिप्स या प्रोसेस के द्वारा फूड किसमें चेंज हो गया, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। ठीक, फिर इसमें क्या मिलता है, आपका सेलाइवा मिलती है। ग्राइंडेड फूड में सेलाइवा का मिक्सिंग होता है जिसे मेस्टिकेशन कहते हैं और फलस्वरूप क्या बनते हैं, बोलस बनता है और इसी बोलस का डिग्लूटिशन होता है यानी स्वेलिंग होता है ताकि आगे डाइजेशन हो। अब बेटे यहाँ पर आता है कि कटिंग, चेविंग और ग्राइंडिंग, इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है। इन तीनों का, कटिंग है, टीयरिंग है, चेविंग है, ग्राइंडिंग है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये बेटे कि जो लार्ज फूड है, लार्ज साइज जो फूड है, ये जो लार्ज साइज फूड है जो स्मॉलर स्मॉलर में चेंज हो रहा है, इससे क्या होगा, एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है। यानी दिस थ्री प्रोसेस, ठीक है, यानी दिस थ्री प्रोसेस क्या करता है, इंक्रीजेस द, क्या बढ़ा देता है, सरफेस एरिया फॉर, किसके लिए बेटे, एंजाइम एक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आता है कि व्हाई वी कट, च्यू एंड ग्राइंड्स द फूड, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा बेटे, मान लीजिए फूड ये है और दूसरा फॉर्म ये है, ठीक है, ये लार्ज साइज है और इसी के ग्राइंडेड फॉर्म है, तो दोनों में सरफेस एरिया कहां किसका ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा एंजाइम एक्शन के लिए। तो इससे क्या होगा बेटे, फूड का इजीली डाइजेशन होता है। ठीक है, फॉर इजीली डाइजेशन, फॉर इजीली डाइजेशन ऑफ फूड। अगर ये सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया कम पड़ेगा और डाइजेशन तेजी से नहीं होगा। इसीलिए फूड को हम काटते हैं, शेविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये फिजियो कहलाता है डाइजेशन का। ये अब यहाँ पर बेटे डाइजेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम
कहते हैं। अगर मान लीजिए इस फूड को हम सीधा निगल गए, समझ रहे बेटे, तो ये फूड बिना डाइजेशन के, अगर इस फूड का डाइजेशन नहीं होता है तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। समझ रहे, हमारे बॉडी जो सेल्स है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स। इसलिए डाइजेशन का मतलब क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना ही डाइजेशन का मेन एम होता है। अब देखो बेटा, जो भी फूड खाते हैं उनमें मेन हमारा क्या होता है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, और नेक्स्ट कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होता है, और कार्बोहाइड्रेट में जो होता है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। इन्हीं चार न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी से लेकर, समझ रहे बेटे, बकल कैविटी से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इनमें पहला पार्ट लेते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट, दिस इज द डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर कहीं पर पढ़ा होगा बेटे तो तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं बेटे, ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। दूसरा जो होता है ओलिगो सेकेराइड्स होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इनमें से जो मोनोसेकेराइड है ये बेटे हमारे इंटेस्टाइनल सेल यानी विलाई और माइक्रोविलाई जो सेल्स है उनके द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए मोनोसेकेराइड की डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे। मोनोसेकेराइड्स जो है ये इजीली एब्जॉर्ब बाय किसके द्वारा बेटे, इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी कारण देयरफॉर, ठीक है, नो नीड्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बो, किसके, मोनोसेकेराइड्स। समझ गए भाई, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इनमें से जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल में आता है और ये हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। इसलिए मोनोसेकेराइड के डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप चक्कर आते हैं, कमजोरी लगता है तो ग्लूकोज पानी पीते हैं नहीं, तो वो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, वो इंटेस्टाइन में जाकर सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो दोनों है बेटे, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है, और ये दोनों हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है।
इसलिए इन दोनों के डाइजेशन की आवश्यकता होती है। यानी ये दोनों एंजाइम, ये दोनों न्यूट्रिएंट ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ये दोनों बेटे डाइजेशन के द्वारा किसमें चेंज होता है? ये चेंज होता है मोनोसेकेराइड्स में चेंज होता है। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स डाइजेशन के द्वारा किसमें चेंज होता है? मोनोसेकेराइड में। और ये मोनोसेकेराइड क्या है? एब्सॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रोलेजेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एंजाइम, समझ रहे? एंजाइम, ठीक है, कैरी आउट डाइजेशन ऑफ, किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। तो उसे हम नोन एज क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रोलेजेस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रोलेजेस कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें दो है बेटे, इन दोनों के डाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ओलिगोसेकेराइड का डाइजेशन होता है तो क्या बनते हैं? मोनोसेकेराइड बनता है। ओलिगोसेकेराइड के डाइजेशन से क्या बनता है? मोनोसेकेराइड बनता है। और इस ओलिगोसेकेराइड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में चेंज करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइडेजेस कहते हैं। समझ गए बेटे? ओलिगोसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को ओलिगोसेकेराइडेजेस कहते हैं। और उसी प्रकार जो पॉलीसेकेराइड है, इसको किसमें चेंज करेगा? मोनोसेकेराइड में चेंज करने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइडेजेस कहते हैं। पॉलीसेकेराइडेजेस कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो मोनोसेकेराइडेजेस, पॉलीसेकेराइडेजेस कहते हैं। अब यहां पर आते हैं बेटे आगे कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है बेटे भाई, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये जो मोनोसेकेराइड है इनके पॉलीमर होते हैं। ठीक है, यानी किसकी बात करें? ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड होते हैं। और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स में दो मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, या ये कह बेटे कि ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइडेजेस, ठीक है, हैज क्या होते हैं बेटे? ग्लाइकोसाइडिक क्या होता है? बॉन्ड होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। समझ रहे? तो यहां पर एक चीज और है बेटे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
इसका मतलब ये होता है बेटे कि ब्रेकिंग ऑफ इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो टूटता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये तीसरा मोनोसैकेराइड, इस प्रकार ये मोनोसैकेराइड्स हैं। समझ रहे बेटे? ये गोल गोल बना ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। और इनके बीच ये देखो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना बेटे, ये बना नहीं? तो ये जो बॉन्ड है इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक? अब जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटेगा बेटे तो ये क्या हो जाएगा? ये सब मोनोसैकेराइड अलग हो जाएंगे कि नहीं? ये सब अलग हो गए और ये मोनोसैकेराइड एब्सॉर्ब हो जाता है। ये क्लियर है? अब इनमें चलते बेटे दो मेन पॉलीसैकेराइड है, समझ रहे? भाई देखो होता क्या है कि हम जैसे ये लिया पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये लिया तो इसका डाइजेशन होता है। इसका डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? पॉलीसैकेराइड के डाइजेशन से पहले बनता है ये ओलिगोसैकेराइड बनता है। पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? ओलिगोसैकेराइड बनेगा। और ओलिगोसैकेराइड का डाइजेशन होता है तो क्या बनेगा? मोनोसैकेराइड बनता है। ठीक है? और इस प्रकार डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हमारे फूड में जो भी फूड हम खाते हैं उसमें दो मेन पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है? तो यहां पर टू मेन क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स नहीं आ रहा होगा। ठीक है? तो फूड में टू मेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है? और वो टू मेन पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटे? एक होता है स्टार्च होता है और दूसरा क्या होता है बेटे? सेलुलोज होता है। हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट के रूप में दो कंपोनेंट होता है, एक है स्टार्च और दूसरा होता है सेलुलोज होता है। ठीक? और इन दोनों का डाइजेशन भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक? तो यहां पर बेटे डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है, यानी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटे? एल्केलाइन मीडियम में होता है और वो भी कहां पर बेटे? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक? और कुछ हद तक बकल कैविटी में भी होता है, लेकिन नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। अब आइए चलते बेटे पहला इन दोनों में से फर्स्ट लेते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च जो होता है बेटे ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। समझ रहे? ये जो स्टार्च है दिस इज द पॉलीमर ऑफ क्या है? ग्लूकोज होता है। और जिसका जनरल फार्मूला जो होता है, इसका जो जनरल फार्मूला है ये C6H10O5N होता है। और जहां पर N का वैल्यू होता है 15,000 से लेकर 30,000
30,000 ग्लूकोज, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। समझ रहे बेटे? यानी स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में, स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में 15,000 से 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। और कि स्टार्च के एक मॉलिक्यूल का डाइजेशन होगा तो इतने मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमको प्राप्त होंगे। समझ गए? चलिए यहां पर बेटे मान लीजिए ये स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये सॉरी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से बना है, ये कौन है बेटे? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक। तो स्टार्च में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है इसे क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे भाई? इसको हम बोल रहे हैं, ये जो बना है ये तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो बना है दिस इज द स्टार्च चेन है या मॉलिक्यूल है। ये जो डायग्राम बने स्टार्च चेन या मॉलिक्यूल है, जिसमें ब्लू कलर से बना है वो क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच रेड कलर से बना है वो बॉन्ड है। तो स्टार्च चेन या मॉलिक्यूल में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच, स्टार्च में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम, ये जो बॉन्ड है बेटे इसे हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। मैंने शुरू में लिखा था बेटे कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है उसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और सेलुलोज में पढ़ेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो ये स्टार्च जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो स्टार्च का डाइजेशन करने वाले या इस अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाले, स्टार्च का डाइजेशन करने वाले या स्टार्च के अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम को, ठीक है, एंजाइम को क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लाइकोसाइडेजेस एंजाइम या अल्फा एमाइलेजेस एंजाइम कहते हैं। समझ रहे बेटे? स्टार्च का डाइजेशन या अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम को अल्फा ग्लाइकोसाइडेजेस या अल्फा एमाइलेजेस एंजाइम कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते बेटे कैसे होता है, यानी अच्छा दूसरे बेटे स्टार्च कहां सबसे अधिक होता है? स्टार्च सबसे अधिक होता है बेटे स्टार्च, ठीक है, रिच इन, कहां पर होता है? राइस, व्हीट, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, बनाना, ठीक है, स्टार्च है, व्हीट है, पोटैटो है, बनाना है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, मैज है, ठीक है, बार्ली है, ठीक, ज्वार है। ये ऐसे बेटे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है और ये हमारे फूड का मेन पार्ट है, आपको मालूम है। तो इनमें बेटे चलिए स्टार्च हमने लिया, ठीक है, चावल खाया या रोटी खाया या इडली खाया, ठीक, तो स्टार्च आप लेते हैं तो इस स्टार्च में क्या आकर मिलता है बेटे? क्या मिलता है? सेलाइवा आकर मिलता है।
ठीक है, और सलाइवा मिलने से क्या बनेगा, बोलस बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, इस रूप में पढ़े, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक, पहला इनमें फर्स्ट पार्ट रहते हैं इन बकल केविटी। ठीक है, इसमें लेते हैं फर्स्ट पार्ट, यहां पर इन बकल केविटी, गीला है, बकल केविटी। तो जब आप स्टार्च खाते बेटे या रोटी चावल खाते हैं, तो ये स्टार्च जब बकल केविटी में आता है तो फर्स्ट सिलाइवा आकर मिलती है। ठीक है, और सिलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन या सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, बकल केविटी में जैसे स्टार्च पहुंचता है तो उसमें सिलाइवा आकर मिक्स होता है, और सिलाइवा में स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम टाइलिन या सिलाइवरी एमाइलेजेस पाया जाता है। और आपको मालूम है टाइलिन केवल मेमल्स में पाए जाते हैं, और किसी एनिमल के सिलाइवा में टाइलिन नहीं पाए जाते हैं। तो ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, कैसे, ये देखें, तो ये लिखा बेटे स्टार्च लिखा है, और स्टार्च में कौन मिला, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, और टाइलिन किसमें होता है, सिलाइवा में। टाइलिन का दूसरा नाम है बेटे अल्फा एमाइलेजेस है। ठीक है, तो ये सिलाइवा में प्रेजेंट टाइलिन या अल्फा एमाइलेजेस एंजाइम स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, प्लस आइसो माल्टोज प्लस लिमिट, लिमिट एक्सट्रीम में तोड़ देता है। ठीक है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, तीन कंपोनेंट में तोड़ता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड।
ये 4 दिन में काट के।